बिहार में 13% वाले यादव जी 4% वालों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 2% वालों से भी कह रहे हैं कि हमको वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 6% वालों से भी कह रहे हैं कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। और वही 13% वाले यादव जी 18% मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको बीजेपी से बचा लेंगे। यादव जी, अब आप हमें ना बचाइए, दरअसल अब हम आपको बचाएंगे। और अगर आपको खुद बचना है और मुख्यमंत्री बनना है तो आपको 18% मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। हम मुसलमानों को अकल आ गई है, हम समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए हमें ताकतवर बनना पड़ेगा, हमें ओहदे पर फायज होना पड़ेगा। और मुसलमानों ने ये बात तय कर ली है कि इस बार डिप्टी सीएम से नीचे कोई समझौता नहीं होगा। और डिप्टी सीएम बनने के लिए मुसलमानों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ रुख कर लिया है। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बिहार की सियासत अब गर्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया और उधर से तेजस्वी यादव भी मैदान में उतर गए हैं। इससे एक दिन पहले कांग्रेस ने अपने सबसे अनुभवी नेता अशोक गहलोत को दौड़ाया था बिहार कि जाइए और गठबंधन की गांठ को सुलझा करके आइए। आपस में जो हम लड़ रहे हैं किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होना चाहिए। अशोक गहलोत जादूगर कहे जाते हैं और सियासत की अच्छी समझ रखते हैं। तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया जाए, लेकिन अशोक गहलोत ने उन्हें यह समझाया कि पिछली बार मुकेश सहनी उस साइड थे और इस बार इस साइड आ गए हैं। यदि उनके 2.6% निषाद समाज को साधना है तो बना दीजिए चेहरा। वो मान गए क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हो ही गए थे, चेहरा बना दिया था। अब क्या हुआ कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाला उन्होंने अनाउंस नहीं किया। ये तो कहा कि और भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन वो अनाउंस नहीं किया। बस यहीं पर हो गई गड़बड़ और अब उन पे ये पड़ रहा है दांव भारी। अब आप सोच रहे होंगे कि दांव कैसे भारी पड़ा, ये तो सुलझा करके गए हैं, जादूगर हैं। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा भी गया कि आपने दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं ऐलान किया, तो उसका गोलमोल जवाब दे रहे हैं। तो बात तो वो भी समझ रहे थे कि ये ऐलान करना मेढक को तोड़ने जैसा है। एक वर्ग को आप संतुष्ट करोगे, दूसरा नाराज हो जाएगा। यही हुआ है। अब अंदाजा लगाइए कि जिस बिहार में 17 से 18% मुस्लिम है, आपने उनके चेहरे को घोषित नहीं किया और जो 2.6% निषाद हैं उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित कर दिया। तो फिर उसका क्या होगा? जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब इसी मुद्दे को पकड़ लिया है AIM ने। दरअसल आपको याद होगा कि ओवैसी जो AIM के मुखिया हैं, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने इस बार इनको महागठबंधन को यह कहने का मौका नहीं देना चाहते थे कि आप बीजेपी की बी टीम हो। लिहाजा लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सबको उन्होंने चिट्ठी लिख डाली और कहा कि देखिए मैं महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहता हूं और अब आप लोग बाद में हमें दोष मत दीजिएगा। पिछली बार 5 सीटें जीते थे वो सीमांचल से। ये बात अलग है कि बाद में 4 को वो तोड़ ले गए आरजेडी वाले। वो उन्होंने सार्वजनिक मन से ये बात कई बार कही कि मुझे सिर्फ 6 सीटें दे दो। ये तैयार नहीं हुए महागठबंधन वाले, क्योंकि इनका अपना वोट बैंक एक बार ट्रांसफर हो जाने के बाद दोबारा लौटेगा कि नहीं लौटेगा इसको लेकर के डर था। अब AIM के जो प्रवक्ता हैं सैयद आसिम वकार, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है अपने फेसबुक पे। कह रहे हैं 2%, 4%, 6% को बुला रहे हो आप कि आइए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाइए, और 18% के लिए कोई बात नहीं। अब मुस्लिम आपके झांसे में आने वाला नहीं है।
अब इसी को असदुद्दीन ओवैसी ऐसा कार्ड बनाने जा रहे हैं, मुस्लिमों में ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए, ये है महागठबंधन की हकीकत कि आप 18% है, कोई नहीं पूछ रहा है, और 2.6% जो है उसको आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफर कर रहे हो। सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट की बाढ़ आ गई, खास तौर से मुस्लिम साइड से, और वो महागठबंधन से सवाल पूछ रहे हैं। अब क्या जादूगर और लालू प्रसाद यादव, जादूगर से मतलब अशोक गहलोत और लालू प्रसाद यादव जैसे अनुभवी नेताओं को ये बात पता नहीं रही होगी कि ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल पता थी बात, लेकिन उनको इस बात का डर था कि बीजेपी जिस पीच पे हमें बुलाना चाह रही है, खिलाना चाह रही है, उसी पीच पे हम पहुंच जाएंगे। जैसे ही मुस्लिम चेहरा घोषित करेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए, बीजेपी की कोशिश होगी कि ध्रुवीकरण कर दिया जाए, पोलराइजेशन कर दिया जाए हिंदू वर्सेज मुस्लिम का। उसमें क्या होता है पोलराइजेशन में कि चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, वो एक होने लगते हैं। इस बात से, इस ध्रुवीकरण से वो बचना चाहते थे, इस पीच पे वो नहीं खेलना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने इस नाम का ऐलान नहीं किया। लेकिन जब भी ऐसे कार्ड चले जाते हैं वो दुधारी होते हैं, दुधारी तलवार, उसमें उतना ही बड़ा खतरा भी होता है जितना कि आप लाभ लेने की कोशिश कर रहे हो। अब वही बात आकर के फंस गई है। तो वकार ने जो सवाल पूछा है वो ये पूछा है कि 2%, 4%, 6% का आप बुला रहे हो, आप वीडियो में देखेंगे, और 18% वालों को कोई पूछ नहीं। तो सुन लीजिए लालू प्रसाद यादव जी, सुन लीजिए, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, ममता बनर्जी, सबका नाम वो गिना गए हैं। मुस्लिम अब जाग रहा है, वो समझ रहा है। आप बीजेपी का भय दिखा करके कब तक मुस्लिमों से वोट लेते रहेंगे? उनकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी कि नहीं होगी? मामला गया है फंस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी, ऐसे मुद्दों पे उनका फोकस रहता है। जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर के क्षेत्र में जाकर के पीएम मोदी ने मोबाइल से फ्लैश लाइट जलवा करके और ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब लालटेन का दौर गया, वो भी अपने आप में एक मैसेज है। और महागठबंधन ने जब सीएम का चेहरा घोषित करके और ये पूछा था कि एनडीए अपना चेहरा बताए, तो आज जिस तरीके से पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की है कि ये सुशासन के प्रतीक है। क्या हुआ था, 17 बार उन्होंने अपने भाषण में जंगल राज का उल्लेख किया है। तो ये भी पता चल गया, ये भी उन्होंने संदेश दे दिया कि नीतीश कुमार ही हमारे चेहरे हैं। बेशक अभी तक एनडीए ने ये घोषणा नहीं की है कि यदि हम बहुमत में आते हैं तो नीतीश कुमार हमारे सीएम होंगे, लेकिन मान के चलिए कि अभी चुनाव है, अब 2 हफ्ता, कि एनडीए पे दबाव बढ़ जाएगा। और जब एनडीए को लगेगा कि इससे नुकसान हो रहा है, तो वो जो अभी संदेश दे रहे हैं वो स्पष्ट शब्दों में कह भी देंगे। हालांकि बीजेपी के 2 नेता राजीव प्रताप रूडी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल यहां तक बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये संदेश दूसरी कतार के नेताओं से दिलवाया जाने लगा है। तो एक तरफ ये हो गया नीतीश कुमार का चेहरा, नीतीश कुमार पे कोई और आरोप लगा सकता है, स्वास्थ्य और उम्र का जो असर होता है उन पे होने लगा है, लेकिन उनकी इमेज को लेकर के कोई सवाल नहीं उठा सकता। निजी तौर पे जब सत्ता के शीर्ष पे वो बैठे हैं और उनके मातहत पूरा सिस्टम काम कर रहा है, तो हर घोटाले के लिए, हर गड़बड़ी के लिए, हर पुल गिरने के लिए वो जिम्मेदार है। लेकिन यदि निजी तौर पे कोई ढूंढेगा तो ये प्रशांत किशोर जैसे नेता जो सब पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इन लोगों से न जाने कितने गुना बेहतर है, उन पे इस तरह का लांछन नहीं है। तो अब ये भी राह क्लियर हो चली है। और यदि मुस्लिमों को एआईएम और असदुद्दीन ओवैसी ये मैसेज दे करके कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी सत्ता में हिस्सेदारी क्यों नहीं, वो संदेश उन तक पहुंच गया, तो सोचने को मजबूर तो हो जाएंगे कि बीजेपी का भय कब तक दिखाओगे। देखिए, दरअसल दोनों पक्ष से गड़बड़ है। एक तरफ बीजेपी है जिसपे सांप्रदायिक होने का आरोप लगता है, दूसरी तरफ विपक्ष है। तो विपक्ष क्या करता है कि मुस्लिमों को कहीं ना कहीं ये भय दिखाने की कोशिश करता है कि यदि बीजेपी आई तो फिर आप देख रहे हो ना यूपी में कैसे हो रहा है, वही बिहार में भी मैसेज देते हैं
कि हाँ कि विपक्ष जरूरी है, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और इधर से क्या होता है कि जैसे ही आप मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश करोगे विपक्ष, वैसे ही वो ध्रुवीकरण की कोशिश करने लगते हैं। तो खतरे तो दोनों तरफ से हैं। लेकिन यदि आपने घोषित न किया होता तो एक बात थी, यही कह देते कि अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का रिजल्ट आने के बाद फैसला होगा। और यदि 2.6 वाले को घोषित कर दिए कि उसमें अति पिछड़ा को साधा जाए, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत है कि अति पिछड़ा की जो आबादी है और जो वोटर्स हैं वो सबसे ज्यादा है। लिहाजा नीतीश कुमार ने उनको बहुत अच्छी तरीके से पहले से साध रखा है। अब इन लोगों ने डोरे डाला है, विपक्ष ने डोरे डाला है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि सिर्फ यादव तक ही ये सीमित नहीं है। क्या माना जाता है, आरजेडी का जो फार्मूला है वो MY का माना जाता है अभी तक, मुस्लिम और यादव, जिसकी टोटल स्ट्रेंथ जाकर के बैठती है 30% के आसपास, 18 और 12। ठीक है, अब तेजस्वी यादव को ये बात समझ में आ गई है, मायावती को भी उत्तर प्रदेश में ये बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ इतने से बात नहीं बनने वाली है, लिहाजा इसका विस्तार करना होगा। सो वो लालू यादव और राबड़ी देवी की पिच से अलग हट करके अपनी पिच बना रहे हैं कि हम तो A to Z का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने ठाकुरों को भी टिकट दिया, भूमिहारों को भी दिया, ब्राह्मणों को दिया, सारे वर्गों को टिकट दिया है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तो होशियारी कर डाली और अच्छा खेला। लेकिन इसके आगे जो जिस मुकेश सहनी को न डिक्लेयर न करने के लिए वो अड़े हुए थे, अशोक गहलोत के समझाने पे मान गए। अब वहीं से नई समस्या पैदा हो गई। ये हम नहीं कह सकते कि उन्होंने अच्छा किया खराब किया, वो तो ये चाल है, चाल चली जाती है, दांव पासा फेंका जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि AIM और असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समाज को समझा करके कितना % वोट ले आते हैं। यदि मुस्लिम इससे नाराज हुए, सोशल मीडिया पे जो इसका असर दिख रहा है, तो तय मानिएगा महागठबंधन का ये दांव भारी पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।